हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो इस सेशन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे 7th हाउस और 8th हाउस को। 7th हाउस को आप मारक भाव की संज्ञा देते हो, अष्टम भाव को आप कहते हो उत्तरी हिसाब, ये बेकार हाउस है, इसमें कोई भी प्लैनेट जाना पसंद नहीं करता है। सप्तम भाव से आपका जीवन साथी आता है, अष्टम भाव से आपके इनलॉज आते हैं। देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, आपकी मैरिज का डायमेंशन जिसमें आपका स्पाउस है, सप्तम भाव आपने उसे मारक कह दिया। आपके इनलॉज का डायमेंशन, आपकी मैरिज की सस्टेनेबिलिटी अष्टम भाव से आती है, आपने उसको त्रिक भाव कह दिया, उसको आपने मैलेफिक हाउस कह दिया। जिस हाउस में कोई प्लैनेट जाना ही नहीं चाहता, जिस हाउस में शनि के अलावा किसी प्लैनेट की पोजीशन को अच्छा नहीं माना जाता है, तो क्या 8th हाउस जनरली मैलेफिक है? और अगर मैलेफिक है तो क्या इनलॉज सबके मैलेफिक होते हैं? इसके बिहाइंड का कॉन्सेप्ट क्या है? आप अपने इनलॉज के बारे में आसानी से समझ सकते हो। आपको बस अपनी लगन का पता होना चाहिए कि मेरी लगन कौन सी है और मेरा अष्टम भाव कैसे वर्कआउट कर रहा है। लेकिन एट अ पॉइंट आपको कन्फ्यूजन आएगा। आप पहले अष्टम भाव में राशि देखोगे, अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई अष्टम भाव में तो कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा हुआ है, अब क्या करें? अष्टम भाव के अंदर अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो उसको कोई देख रहा होगा, उसमें कोई राशि आ गई होगी, लेकिन इन तीनों का फलित प्रेडिक्शन अलग अलग होगा। उसके अंदर राशि आई हुई कोई अलग बात बताएगी, उसको देखता हुआ प्लैनेट कोई अलग बात बताएगा, और उसमें बैठा हुआ प्लैनेट कोई और ही बात कहेगा। आप इक्वेट नहीं कर सकते कि साहब मेरे अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ है और एक पर्सन के अष्टम भाव को सूर्य देख रहा है। क्या ये दोनों चीज़ें सेम है? नहीं है। किसी पॉइंट पे ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। दोनों के अंदर ऊर्जाओं का फर्क आपको देखने को मिलेगा, ऊर्जाओं का अंतर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होता है राशि, हाउस, प्लैनेट और उसको देखने वाला, इन 4-5 चीज़ों का अंतर। उसके बाद आता है कंजंक्शन, कि साहब युति हो गई है, भाव परिवर्तन हो गया है, राशि परिवर्तन हो गया है, नक्षत्र परिवर्तन हो गया है, नवमांश कुंडली है। तो अब बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ गई होंगी। आपको लगेगा यार कैसे हम रिजल्ट तक पहुंचेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपनी लगन पे जाना है, अपने उस हाउस को देखना है, और आप रीडिंगों से, आप इन फलित के कथनों से कनेक्शन बना पाएंगे। लेकिन आपको पहले ये समझना होगा कि द परसेप्शन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, द पर्सपेक्टिव ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी टुवर्ड इनलॉज किस तरह का है। हमारे यहाँ जो कथाएं हैं उनसे सब कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे मैं अगर किसी का सूर्य धारा कारक देखूंगा तो आई विल से कि भाई आपका जो इनलॉज होगा या इनलॉज का परिवार होगा, उसमें कोई क्राफ्ट्समैन हो सकता है, कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत क्रिएटिव हो, जिसको चीज़ें बनाना बहुत पसंद हो। क्यों ऐसा हो सकता है? बिकॉज सूर्य के जो इनलॉज हैं, सूर्य के फादर इन लॉ, उनका नाम आपको पता है क्या है? त्वष्टा, विश्वकर्मा जैसे ही हैं वो भी क्रिएटर है, बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं। तो यहाँ पे इनलॉज के अंदर वो ऊर्जा अपने आप समाहित हो जाती है। आपको चंद्रमा के इनलॉज के बारे में पता होना चाहिए, जो कि दक्ष हैं, जिन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया था, और यही श्राप चंद्रमा रोज रात को दिखाता है। 15 दिन वो घटता है, 15 दिन वो बढ़ता है। ये श्राप जो है वो आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। ये इंडिकेट करता है कि हमारी तरफ से हमने 8th हाउस को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा मैलेफिक हाउस माना है, क्योंकि ये हाउस आपकी इच्छाओं को दमित कर देता है, दबा देता है। पहले के समय में ब्रह्म विवाह कम होते थे, बिलीव मी गाइस, पहले के समय में ब्रह्म विवाह के कॉन्सेप्ट कम थे। इट बी द मैरिज ऑफ पांडव्स, पांडवों की जो मैरिज होती है उसमें उनको युद्ध जीतना पड़ता है, लाइक एक बैटल है। ऐसे ही लॉर्ड रामा, जब वहाँ पे मैरिज का कॉन्सेप्ट आता है तो उनको भी एक युद्ध, एक बैटल है जो लड़नी पड़ती है। तो ब्रह्म विवाह के कॉन्सेप्ट हमेशा से वैलिड नहीं थे। इसीलिए जैसे ही आप इनलॉज से मिलते हो, आपकी ऊर्जाएं, आपका मन हर पर्सन का थोड़ा सा दबता है। ऐसा नहीं है कोई पर्सन कितने ही अच्छे आपको इनलॉज मिल जाए कि आपका मन बिल्कुल वो आनंद में आ गया है। और यही होता है लॉर्ड शिवा के साथ। लॉर्ड शिव जी, उनके भी इनलॉज के साथ उनका संबंध आप पूरा देख सकते हैं, एंड वो वियोग, वो सेपरेशन, वो सारी समस्याएं। आप कहेंगे कि यार अष्टम भाव से तो अध्यात्म भी आता है, अष्टम भाव से तो ताकत भी आती है, अष्टम भाव से तो सिद्धियाँ भी मिलती है। तो साहब जिसको पास सिद्धियाँ होंगी, क्या उसके इनलॉज अच्छे नहीं होंगे? वेल, होने चाहिए। जिसके पास सिद्धियाँ हैं उनके इनलॉज अच्छे होने चाहिए, लेकिन वो पर्सन अपनी सिद्धियों का यूज़ कर रहा है, उनका यूज़ कर रहा है अपने सुख के लिए। जैसे कि रावण के साथ है, रावण के इनलॉज विश्वकर्मा, पूरा महल बना के दे दिया उनको सोने का, एक बार रिपेयर भी कर दिया, दूसरी बार टूटा तो फिर बना दिया, रिबिल्ड कर दिया। ये होती है पावर। जब आप उसका यूज़ करने लग जाते हो तब एक वशीकरण की ऊर्जा आ जाती है। और लॉर्ड शिवा, योगियों के योगी, महेश्वर, उनके साथ ये चीज़ नहीं है, क्योंकि वो उन सिद्धियों का यूज़ नहीं करते अपने स्वार्थ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना कि साहब एस्ट्रोलॉजर्स हो गए और जो ऐसे लोग हो गए जो कि तंत्र में, सिद्धियों में, विद्याओं में लगे हुए हैं, डीप रिसर्च कर रहे हैं, उनके इन लॉज के साथ उनकी दिक्कतें क्यों होती हैं? बिकॉज द पर्सन इज एक्चुअली नॉट यूजिंग
हिज 8th हाउस पावर, वो उसको चैनलाइज नहीं कर रहा, यूज़ ही नहीं कर रहा अपने स्वार्थ के अंदर आके बह के। ये फ़र्क है एक नॉर्मल पर्सन का और एक ऐसे पर्सन का जो कि सिद्धियों के अंदर इन्वॉल्व है, जो कि अवेकंड है, जो कि इनलाइटेंड है। वो उनका यूज़ नहीं करेगा अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए। इससे एक फ़र्क आ जाता है। तो जैसे जैसे आप 8th हाउस को समझने लगते हो, आप अपने इन-लॉज़ के करीब आने लगते हो। और भाग्य उदय गाइस पर्सन के मिलने से हो ना हो, लेकिन अच्छे इन-लॉज़ के मिलने से होता है। भाग्य का उदय, भाग्य कहाँ से आता है? नवम भाव से आता है। मैंने आपको कहा था किसी भी हाउस से पिछला हाउस उसके कर्मों को दिखाता है, उसके कार्मिक पूरा का पूरा बैगेज वहीं बैठा हुआ होता है। तो एक अच्छे इन-लॉज़ का मिल जाना, एक अच्छे इन-लॉज़ का मिल जाना इज़ लाइक एकदम से आपकी प्रॉपर्टी डबल हो सकती है, एकदम से आपकी एनर्जीज डबल हो सकती है, एकदम से आपकी शक्तियाँ, प्रभुत्व प्रबल हो सकता है, आपकी इमेज सोसाइटी में बहुत अब जा सकती है। और अगर बेकार हो गए तो सब कुछ तहस नहस हो सकता है। तो यह है अष्टम भाव, जो कि नवम से पीछे है, नवम से 12th है। तो वो पूरा पूरा कर्म लेकिन अष्टम के अंदर बैठा हुआ है। जब आप इन लेसन्स को समझ जाते हो, सीख जाते हो, एट ए पॉइंट आता है कि आप उनसे आगे निकल जाते हो। कई बार मैच मेकिंग के समय ऐसे कि भाई पर्सन से मिलाओ मत मिलाओ, इनकी फैमिली में कोई ये पर्सन है, इस पर्सन से एक बार ट्यूनिंग देख लो, अगर सेट बैठ रही है तो ठीक है। बिकॉज दैट पर्सन, वो फैमिली का जो पर्सन है वो डोमिनेंट है। अगर किसी का सप्तमेश अष्टम भाव में आके बैठा हुआ है तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि आपका जो पर्सन होगा, आपका जो स्पाउस होगा, वो अपनी फैमिली की बातों को वर्ड बाय वर्ड एक्सेप्ट करेगा। और क्योंकि वो वर्ड बाय वर्ड एक्सेप्ट कर रहा है, वो एक तरह का दास है, एक तरह का स्लेव है। अब उसके ऊपर प्रभुत्व किसका है? उस पर्सन का है, जो कि उसे कंट्रोल कर रहा है, उसका मास्टर। तो आप मास्टर के साथ वो कनेक्शन बिठाओ, मास्टर को समझने की कोशिश करो, तब आप उस पर्सन को एट द पॉइंट समझ पाओगे। नहीं तो आप उसे समझ नहीं पाओगे। वो ऊर्जाएं आपके साथ व्यवस्थित और कनेक्शन नहीं बैठ पाएंगी, नहीं कनेक्ट कर पाएंगी। तो ये होता है दोनों चीज़ों के अंदर आता हुआ फ़र्क, कि कैसे अष्टम भाव सिद्धियों का भी होता है, लेकिन ये आपको इन-लॉज़ की तरफ धकेल देता है। और चंद्रमा, मैंने आपको बताया चंद्रमा को श्राप लगा था। चंद्रमा किस राशि में नीच का होता है? स्कॉर्पियो में नीच का होता है ना। काल पुरुष की कुंडली के अंदर अष्टम भाव में स्कॉर्पियो आती है, वहाँ जाके चंद्रमा नीच का हो गया। अब ये क्या इंडिकेट करता है? कि उसको श्राप लगा है। तो अगर आपके अष्टम भाव में कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, कोई प्लैनेट है जो नीच का हो जाता है, लेट्स से कोई मेरे पास पर्सन आया और मिथुन लगन का पर्सन है, उसके अष्टम भाव में कैप्रिकॉन राशि आ रही है, यहाँ पे नीच का कौन हो सकता है? आई एम नॉट सेइंग होगा, आई एम सेइंग हो सकता है। भाई कैप्रिकॉन में नीच का गुरु होता है, तो आप क्या कहेंगे? भाई गुरु का कोई श्राप है। अगर आप इन-लॉज से परेशान हो तो आपको गुरु की तरफ से कोई श्राप जो है वो लगा हुआ है, और उस श्राप से आप पीड़ित हो, प्रभावित हो, दुखी हो, किसी तरह की चीटिंग रही है पास्ट के अंदर, उनसे अब आपको रिमूव करना है, बाहर निकलना है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, इससे आपके हाथ में आपकी चीज़ें आ जाती हैं। इन-लॉज कैसे मिलेंगे? सॉफ्ट होंगे, स्वीट होंगे, जेंटल होंगे, परिवार कैसा होगा, सपोर्ट आएगा या नहीं आएगा, ये सब कैसे समझ सकते हैं? अगर हमारे पास मेष लगन की कुंडली होगी, 8th हाउस में क्या आएगा? स्कॉर्पियो आएगा। पहले हम राशि को देखेंगे, उसके बाद हम उसमें बैठे प्लैनेट को देखेंगे, थर्ड पे हम ऐसा देखेंगे कि कोई दृष्टि आ रही है या नहीं आ रही है। तीनों का मैं फ़र्क आपको बता देता हूँ। राशियाँ जो होती हैं वो मूल होती हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आप राशियों का वर्गीकरण देखोगे तो राशियों को कैसे बांटा गया? क्रूर है, सौम्य है, क्रूर है, सौम्य है, मेष क्रूर है, वृषभ सौम्य है, मिथुन क्रूर है, कर्क सौम्य है। इस तरह से राशियों को विभक्त किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो अगर राशि ने ही बता दिया कि भाई क्रूरता है, तो कुछ क्रूरता है वहाँ पे। अब वो क्रूरता आपके बेनिफिट के लिए कब हो सकती है? अगर वहाँ कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, उसका उस राशि के साथ अच्छा संबंध है, अच्छी ट्यूनिंग है, तो वो क्रूरता कम हो सकती है, वो क्रूरता आपके अनुकूल बन सकती है। मीन्स वो लोग आपके साथ आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाएंगे। और अगर वहीं पे कोई प्लैनेट नीच का हो गया तो वो नीच का प्लैनेट चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देगा, परेशान कर देगा। आपके साथ आपके इन-लॉज के कैसे संबंध होंगे? क्या भाग्य ग्रोथ होगा या नहीं होगा? भाई आप कहाँ हो? अगर एज ए पर्सन मैं कहूँ, कोई पर्सन है विकास नाम का, वो सेशन देख रहा है, तो विकास कौन है? एस्ट्रोलॉजर की नज़र में विकास इज द लग्न, लग्न विकास है। लग्न के अंदर एक राशि आ रही होगी, उस राशि का अष्टम भाव की राशि से कैसा संबंध है, उस राशि के स्वामी का और अष्टम भाव के स्वामी का कैसा संबंध है। अगर योग अच्छा है तो संबंधों के अंदर प्रगाढ़ उच्च एनर्जीज दिखाई देंगे, और अगर संबंध बेकार है तो ये पीड़ित हो सकता है। तो इस तरह से आप ट्रू नेचर ऑफ योर इन-लॉज, उनका आपके साथ संबंध, मैरिज के बाद भाग्योदय एंड ऑल, इन सारी चीज़ों को आराम से देख सकते हो और ये समझ सकते हो कि मैरिज आपके लिए कोई अभिशाप ना बन जाए। क्योंकि समटाइम्स हैपन्स, आप भी देखेंगे कई ऐसे केसेस हैं, स्पेशली द 498 IPC सेक्शन दहेज में जो लगता है, आई थिंक यही लगता है। तो इसमें होता क्या है कि पर्सन को जेल, इन चीज़ों का जो फियर है वही आज के लोगों को मैरिज में नहीं जाने दे रहा। आज के लोग आते हैं, पूछते हैं किस ग्रह से मैं परेशान हूँ। भाई परेशान तो तुम सब भारतीय कानून की कुछ धाराओं से हो,
ग्रहों से तो परेशानी आदमी को बाद में आती है, पहले तो वो समाज से, सोसाइटी से परेशान होता है। तो ये एक पॉइंट हुआ जिसको हमें टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, देखिएगा इस मेष लग्न के 8th हाउस के अंदर वृश्चिक राशि आती है, काल पुरुष की कुंडली है। वृश्चिक राशि को आप कैसी राशि मानते हैं? इसे सौम्य राशि की कैटेगरीज में रखा जाता है। सौम्य राशियाँ ऐसी होती हैं जो कि जिनके अंदर सौम्यता होती है, जिनके अंदर कहीं ना कहीं आपको जल तत्व देखने को मिलेगा, इमोशंस जिनके अंदर से बाहर निकलते हैं, और एक काम और सॉफ्ट माइंड को वो राशि रखती है। ये शुरुआत हुई। तो इसका मतलब है कि ट्रू नेचर ऑफ द इन-लॉज जो है वो इस तरह का दिखाई देता है, जिसके अंदर सौम्यता है, जिसके अंदर सौम्यपन है। लेकिन ये जो ट्रू नेचर है ये चंद्रमा के साथ वेल कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस का प्लैनेट हुआ और वो प्लैनेट वृश्चिक राशि में नीच का होता है। तो चंद्रमा के साथ उसका कनेक्ट नहीं होने का मतलब है कि या तो इन-लॉज ऐसे हो सकते हैं जो बहुत इंट्रोवर्ट हों, अपने ही अंदर रहते हों, ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना जिन्हें पसंद ना हो, या फिर घुलेंगे मिलेंगे, बात भी करेंगे तो अपने स्टेटस, अपनी पावर को शो करने के लिए, मीन्स उसके बिहाइंड में उनका एक मोटिव है। जैसे आम इंसान लोगों से बातचीत करता है, घुलता मिलता है, ये ऊर्जा वहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगी जस्ट कॉज ऑफ प्लैनेट मून। चंद्रमा की वजह से चंद्रमा को यहाँ पे श्राप लग जाता है, चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित हो जाता है। तो जहाँ पे भी चंद्रमा पीड़ित होता है पर्सन का, वहाँ से इमोशनली थोड़ा सा प्लस माइनस चलता है, अप्स एंड डाउन्स वहाँ चलते रहते हैं। तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स तो बने रहेंगे, कितनी भी सौम्यता आपको इन-लॉज की तरफ से देखने को क्यों ना मिल जाए। आपका और आपके इन-लॉज का कंट्रोलर प्लैनेट एक ही है, प्लैनेट मंगल। तो इस वजह से इन-लॉज के साथ बहुत सारी बातें हमारी मैचअप कर सकती हैं। लेकिन स्कॉर्पियो और मेष दोनों में रात दिन का फ़र्क है। मेष इज़ ऑल अबाउट सीधा एक्शन लेना है, स्कॉर्पियो इज़ ऑल अबाउट समय देखो, टाइम लो, घेरा डालो, वॉच करो एंड फिर अटैक करो। तो स्कॉर्पियो के अंदर वो छुपा होना, छुप के अटैक करना, उनकी ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा व्याप्त होती हैं, जो कि हमें इन-लॉज के प्रभाव क्षेत्र में देखने को मिल सकती हैं कि भाई ये ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ा सा छुप के मुझे परेशान कर देते हैं। तो ये सेकंड एक नेगेटिव पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। थर्ड में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, देखिए गाइस, स्कॉर्पियो प्लैनेट कौन हो गए? मंगल। मंगल उच्च का कहाँ होता है? आपकी कुंडली के अंदर, आपके 10th हाउस में। तो इसका इंडिकेशन क्या आता है कि मदर इन लॉ थोड़ी डोमिनेंट हो सकती है, और कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो आई थिंक सो कि जॉब सर्विस इसकी तरफ ज़्यादा होगी। अगर कोई वर्क कर रहे हैं, मीन्स कोई बिजनेस है, तो बिजनेस में चंद्रमा की वजह से लोगों के साथ वो जो कनेक्शन है वो सेटअप नहीं हो पाएगा। तो किसी तरह की जॉब सर्विस, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, ये पॉइंट हो सकते हैं। और ये मंगल नीच का कहाँ होता है? आपकी कुंडली के 4th हाउस में। आपकी कुंडली का 4th हाउस आपके सुख को दिखाता है। तो आप देखिए मेष लगन के लिए आई एम ट्राइंग टू कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर रहें, लेकिन वो पॉजिटिव पॉइंट केवल 2 बातों से निकले हैं कि ये राशि सौम्य है, इसके अंदर केतु मजबूत होता है। तो केतु की मजबूती की वजह से डिटैचमेंट, आइसोलेशन होता है। किसी तरह का अध्यात्म मिल सकता है, किसी तरह का आप कह सकते हैं गहरे ज्ञान के प्रति उनकी रुचि मिल सकती है। लेकिन छुप के इमोशनल टॉर्चर करना, इमोशनली कंट्रोल करना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इन-लॉज की तरफ से। तो आप अपने पर्सन का, स्पेशली ऐसे लोग जो कि किसी तरह की रिलेशनशिप में है, ध्यान रखें। अगर आप मेष लगन के हैं और कोई रिलेशनशिप है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके इन-लॉज ऐसे हैं जो कि इमोशनली अपने बच्चे को या आप तक को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। और आपकी मदर का एटीट्यूड टुवर्ड योर इन-लॉज विल टेल यू अ लॉट अबाउट योर इन-लॉज पर्सनालिटी, कि ये कैसे एट द एंड व्यवहार करते हैं। अगर आपकी मदर कहती है कि भाई ठीक है, मुझे इन लोगों से अच्छी सेंस आती है, अच्छी वाइब आती है, तो आप सिक्योर हैं। लेकिन अगर मदर ने ही मना कर दिया तो आप ये समझिए कि फिर टाटा बाय बाय करें, उनसे थोड़ी दूरी को बनाएं और कुछ उपाय ऐसे करें जिससे कि केतु आपके लिए हमेशा फेवरेबल रहे। हमारे सेशंस का उद्देश्य, हमारे सेशंस का एम जो है वो आप कहिए अपने आप को सुप्रीम नहीं दिखाना है, हमें लोगों की हेल्प करनी है। तो हमें केतु के उपाय करने से बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। इन-लॉज के प्रभाव क्षेत्र का हमने एक बिजनेस की बात करी, वर्क कल्चर की बात करी। थर्ड इज़ द संतान पक्ष, क्योंकि यहाँ चंद्रमा से श्राप है, तो किसी ना किसी देवी का श्राप आपके इन-लॉज के ऊपर निश्चित है। और वो ऐसा हो सकता है कि भाई उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, उनके परिवार में वंश आगे नहीं चल पा रहा है, लड़के हैं तो लड़कियाँ संतान नहीं है, या फिर केवल लड़कियाँ ही लड़कियाँ हैं। तो अंततः वंश के चलने पे थोड़ी रुकावट, थोड़ा धक्का, थोड़ी समस्या महसूस पर्सन को करनी पड़ रही है। अगर आपके साथ ऐसा है, दैन फील कि ठीक है भाई, अपने साथ ये कनेक्टेड है और मुझे उपाय करना है। केतु के उपाय आप हमारे किसी भी सेशन की सीरीज़ में देख सकते हैं। केतु के उपाय हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्लूड करते हुए चलते हैं फॉर द 1 और 2 राइजिंग, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें वृषभ लगन की, कि वृषभ लगन के लिए ये कैसा है, तो वृषभ लगन के लिए अष्टम भाव में कौन सी राशि आती है? धनु राशि है। मूल स्वामी कौन है? जुपिटर। और राशि कैसी है? राशि के अंदर क्रूरता है, थोड़ी सी क्रूर है। आप क्रूर ऐसे मानिए कि ये थोड़े डिसिप्लिन्ड लोग हैं। जैसे गुरु होता है, टीचर होता है, क्रूर होता है, गुस्सेल दिखता है, लेकिन वो गुस्सा आपको
परेशान करने के लिए नहीं निकालेगा। उसकी क्रूरता उसका डिसिप्लिन है, क्योंकि हो सकता है उसने राइज करा हो बहुत नीचे से, बहुत गहराई से नीचे से निकल के पर्सन ऊपर तक पहुंचा हो, या फिर उसने बहुत प्लेसेस चेंज करे हो, कहीं बाहर से आके किसी नई सिटी के अंदर रह रहा हो, ऐसा कुछ हो सकता है इन द मैटर ऑफ इन-लॉज के अंदर। अब बात आती है कि ये आपको कैसे ट्रीट अप करेंगे। भाई आप एज ए पर्सन, आपकी लगन हो, लगन में कौन सी है, वृषभ राशि, वृषभ मीन्स शुक्र, शुक्र का गुरु के साथ कैसा संबंध है, एक न्यूट्रल संबंध है। तो दोनों में एक न्यूट्रल पोजीशन है। अगर आप कुर्सी पे बैठे हो तो सेम चेयर पे यू फील कि आपके इन-लॉज बैठे, ना नीचे ना ऊपर, और आप उनके साथ डिस्कशन कर पाओ। दिस इज़ द बेसिक नेचर ऑफ अ टॉरस राइजिंग, कि भाई मैं इनके साथ डिस्कशन कर पाऊँ, इन्हें चेंज कर पाऊँ, इन्हें मैं थोड़ा डिसिप्लिन से बाहर निकालूँ और थोड़ा सा लिबरल बनाऊँ, थोड़ा सा सोशल बनाऊँ, ये उसकी इच्छा होती है। थर्ड थिंग, प्लैनेट जुपिटर जो आपके इन-लॉज हैं, ठीक है, इनसे मिलने के बाद होगा क्या, इनसे मिलने के बाद आपके नवम भाव पे गहरा आघात लगेगा। जी हाँ गाइस, नवम भाव पे गहरा आघात लगेगा, कॉज आपके इन-लॉज कौन है, जुपिटर है। जुपिटर आपके नवम भाव कौन सी राशि, कैप्रिकॉर्न, नीच का होता है। इसका मतलब है मिलते ही थोड़ा सा आघात लगता है आपके भाग्य को। तो इनसे मिलने में पैसा खर्च हो सकता है, अपनी तरफ से पैसा लगा सकते हो, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ सकता है, सामान लेके जाना पड़ सकता है। सो यू आर ट्राइंग टू बी वेरी पोलाइट देयर एंड दे आर ट्राइंग टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, रिमेंबर दिस। कुछ केसेस में मैंने यहाँ तक देखा है कि पर्सन थोड़ा सा कमज़ोर अपने आप को अपने इन-लॉज के सामने बना लेता है कि ठीक है यार, लड़के भिड़के कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा अगर कमज़ोर होके भी काम चलता है, दैन इट्स ओके। तो ये पर्सन के अंदर आते हुए चेंजेस हैं। अब अच्छी बात क्या हुई है इनसे मिलने के बाद, इनसे मिलने के बाद आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आप अपने थर्ड हाउस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस अप करने लग जाओगे, या फिर आपके इन-लॉज ऐसे होंगे जो आपको आपकी गलतियाँ बताएं कि भाई तुम्हें ये ठीक नहीं है, तुम्हें वो ठीक नहीं है, तुम्हें अपना काम ऐसे करना चाहिए, अपना काम वैसे करना चाहिए। सो फॉर टॉरस राइजिंग, भाई मैरिज में अगर जा रहे हो तो पहले अपने थर्ड हाउस को मजबूत कर लो, शॉर्ट ट्रैवल करने की आदत डाल लो और बातों को सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि तुम एक अपने कंफर्ट जोन से अपने उस स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हो जहाँ पे तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अगर ये कहेंगे कुछ तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं मानता हूँ कि चंद्रमा जिस भी लगन में उच्च का होता है, जैसे चंद्रमा गोज एक्सॉल्टेड इन योर लग्न। अब दिक्कत क्या है कि चंद्रमा के साथ खुद के साथ ही समस्या है इन-लॉज की, उसको श्राप लगते हैं इन-लॉज, उसको ऐसा लगता है कि इन-लॉज नहीं है, इन-लॉज एक श्राप है। तो ये उसकी आदत है। तो अगर आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें मल्टीपल रिलेशंस, मल्टीपल मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड ऑल, बिल्कुल गलती से मत कर देना आफ्टर मैरिज। आपका पर्सन तो आपसे कुछ कहे ना कहे, लेकिन आपके इन-लॉज जो हैं वो आपके खून पी जाएंगे, इस बात को सदैव ध्यान रखें। तो उनकी सौम्यता है, लेकिन दे आर बिट डिसिप्लिन टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़। और मुझे लगता है काम को धंधा कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिसमें कि कोई राइटिंग हो गया, कोई कम्युनिकेशन से लिंक्ड हो गया। अगर ऐसा काम करेंगे तो अच्छा रहेंगे। कोई शॉर्ट ट्रैवल हो गया, ट्रैवल टूरिज्म का कोई बिजनेस हो गया। और अगर कोई ऐसा काम करा जिसमें कोई ऑफिसर थे या भाई लंबी लंबी ट्रैवल करते थे या फिर बहुत स्पिरिचुअल हैं, तो थोड़ा उनसे बचिएगा। आई विल से कि कम रिलीजियस मिले उतना बेटर है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस मिले उनसे बचने की आवश्यकता यहाँ पे है। कौन ज़्यादा डोमिनेंट हो सकता है? आई थिंक डोमिनेंट है द फादर इन लॉज बिकमिंग मोर एंड मोर डोमिनेंट फॉर द टॉरस राइजिंग। अगर हम बात करें फॉर मिथुन के लिए क्या हो सकता है? देखिए, मिथुन के लिए आपके अष्टम भाव में कौन सी राशि आती है? द राशि इज़ द कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न का मिथुन के साथ कैसा संबंध है? कैप्रिकॉर्न, शनि, मिथुन, बुध, दोनों के अंदर अच्छा संबंध है, दोनों के अंदर कोई विरोध नहीं है। इसीलिए कुंभ जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है वो 11th हाउस में आती है। तो मैं यहाँ कोई विरोध नहीं देखता इन-लॉज के साथ, जैसा कि टॉरस में था या मेष में था, एक रिपल्शन था, एक दूरी थी। उस विरोध को मैं यहाँ पे नहीं देखता हूँ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात क्या आई है कि कुंभ, कैप्रिकॉर्न एक ऐसी राशि है जो कि बड़ी प्रभुत्व की राशि है। इसके अंदर प्रभाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मंगल जो कि सेनापति है, ताकत का मूल स्वामी है, इसी राशि में उच्च का होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे मंगल तो मेरे 10th हाउस में है ही नहीं, अष्टम भाव में है ही नहीं। भाई, जो प्लैनेट उच्च का होता है, अगर आपके इन-लॉज ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो वो आपको दबा देंगे, डाउन कर देंगे। इसका मतलब है कि एग्रेसिव अगर मिल गए, या फिर इन-लॉज के घर में बहुत ज़्यादा लड़के संतान है, लड़के उनके बहुत ज़्यादा हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे बचना चाहिए। आपका किसी अमाउंट का भी कम्युनिकेशन उनसे आपको हेल्प नहीं दिला सकता है। किसी अमाउंट का कम्युनिकेशन, एक मेरे पास चार्ट था अबाउट द लव मैरिज का चार्ट, रिलेशनशिप का। द पर्सन इज ट्राइंग फॉर 3 साल से वो पर्सन इसी बात को ट्राई कर रहा है। अब उसको ये नहीं पता कि उसके अष्टम भाव में जो ऊर्जा है वहाँ पे गुरु नीच के होते हैं। भाई, कैप्रिकॉर्न में गुरु नीच के होते हैं और मंगल उच्च के होते हैं। इसका मतलब है कि आपके इन-लॉज ऐसे हो सकते हैं वो जस्ट भाई मंगल जैसी ऊर्जा है उनके अंदर, थोड़े डोमिनेंट हैं, असर्टिव हैं, जो अपनी बात कह दी उसको मनवाएंगे आपसे।
और लड़के संतान ज़्यादा हो सकते हैं। कई तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके कोई ना कोई लड़का जो है पुलिस में, आर्मी में दिखाई दिया है। तो अगर ऐसे हैं तो कोई सपोर्ट नहीं आएगा, और अगर ऐसे नहीं हैं तो गुरु जैसे हैं भाई, आध्यात्मिक हैं, थोड़े कमज़ोर हैं, आध्यात्मिक हैं, पैसे से कमज़ोर हैं लेकिन आध्यात्मिक हैं, रिलीजियस हैं और बातचीत करने में विश्वास करते हैं, जिनकी अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत है। ऐसे लोगों के साथ अगर आप संबंध रखते हो तो आई थिंक चीज़ें जो हैं वो आपके अनुकूल रहेंगी। सो यू गॉट 2 डिफरेंट अप्रोचेस देयर। आई थिंक कैसे इन लॉज हो सकते हैं, इन लॉज के अंदर मैं कहूँगा सौम्यता दिखाई देती है। ऐसे कोई फियर की बात नहीं है, सौम्यता यहाँ पे निश्चित रूप से है। लेकिन मैच मेकिंग में या फिर संबंधों को बनाते समय आप अपने इन लॉज का अपनी फैमिली के साथ संबंध जो है उसको एक बार चेकअप कर लीजिएगा, कैसा वो सेटअप बैठ रहा है। क्योंकि यहाँ पर फैमिली के साथ किसी तरह का विरोध आफ्टर द मैरिज देखने को मिल सकता है फॉर द जेमिनी राइजिंग, जिसके अष्टम भाव में कैप्रिकॉन आती है, कैप्रिकॉन व्यवस्थित होती है। प्रोफेशन वर्क लाइफ में दिखाई देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जॉब की तरफ हो सकते हैं, आई फील सो। तो कोई ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कई इनके लड़के हैं साहब, एक टीचर है, एक पुलिस में है, एक आर्मी में है, तो ऐसी बातें भी हो सकती हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर मिथुन में यही होगा, I'm just telling you कैसे आपको उसको सेटअप करना है। ये ऊर्जा देखने को मिलेंगी मिनिमम टू मिनिमम। अगर मंगल है तो दूरी, और अगर जुपिटर है तो बातचीत। ये तरीका बेस्ट तरीका है। अगर बात आती है कर्क लगन की, कर्क लगन में क्या हो सकता है? सो कर्क लगन का अष्टम भाव किस प्लैनेट से चलता है, किस राशि से चलता है? इट कम्स फ्रॉम और अंडर द कंट्रोल ऑफ कुंभ के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात देखेंगे कि आपका जो अष्टम भाव है वो शनि की राशि के प्रभाव क्षेत्र में आ गया। ठीक है, आप चंद्रमा हैं भाई, कर्क लगन का पर्सन खुद तो चंद्रमा है, अष्टम भाव में शनि है। चंद्रमा और शनि कौन सा योग बनाते हैं? एक योग बनाते हैं जिसका नाम है विष योग, स्ट्रेस का योग, स्ट्रेस या एंजाइटी। अब इसके 2 पहलू हैं, इसके 2 डायमेंशंस हैं। एक तो होता है कि भाई आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, यही विष योग है साहब, ये बात ही नहीं बन रही है। एक है रिलेशनशिप में हूँ, मेरी बात कोई मान ही नहीं रही, इन लॉस, ये भी एक विष योग हो गया। एक है आफ्टर मैरिज का। मुझे नहीं लगता आफ्टर मैरिज में ये विष योग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन उससे पहले, उससे प्रायर में ये देखने को मिलेंगी। तो कोई अगर इन लॉज मैरिज का कॉन्सेप्ट है, रिलेशनशिप का देख रहा है, तो वो इस बात को ध्यान रखे कि आपका आपके इन लॉज के साथ या पर्सन के साथ एक तरह का विष योग है, और आपका पर्सन ऐसा है जो कि अपनी फैमिली की बात मानेगा ही मानेगा। क्योंकि आप अपने सप्तम भाव से अपने पर्सन को देखोगे, स्पाउस को देखोगे, सप्तम में राशि शनि की। क्या ये मूल त्रिकोण राशि है? नहीं है साहब, ये तो दूसरी राशि है। मूल कौन है? कुंभ, अष्टम में। तो इन लॉज का प्रभाव वहाँ पे आएगा, काफ़ी गहरा आएगा। आप अगर कोई मुझसे आके कहे कैंसर राइजिंग कि मैं रिलेशन में हूँ, मैं अपने इन लॉज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो मानेंगे? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत आसानी से मान पाएंगे। वहाँ पे एक विषय हो गया। अगर वो परेशान है, कोई समस्या है उनकी मदर को, मतलब आपकी मदर इन लॉ को हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तो बात बन सकती है। लेकिन अगर वो डोमिनेंट और हैं और एग्रेसिव हैं तो फिर बात आप भूल ही जाइए, फिर दिक्कत है। लेकिन पोस्ट मैरिज चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। कंट्रोल में आने का रीज़न है कि भाई शनि महाराज जहाँ पे अष्टम भाव में वर्कआउट अच्छा करते हैं। ये एक ही प्लैनेट है जो अष्टम में अच्छा वर्क करता है। तो अगर आप उनकी थोड़ी सी बात मान लें, बातचीतों को एक्सेप्ट कर लें और उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें। मैं नहीं कहूँगा अगर अच्छा भी संबंध बन जाए तो बहुत ज़्यादा उनमें जाने की आवश्यकता है। उनसे थोड़ी दूरी इज़ द बेस्ट रेमेडी है। अब बात आती है कि ये शनि कैसा वर्कआउट कर रहा है। देखिए, ये शनि नीच का कहाँ होता है आपकी कुंडली में? आपके दशम भाव के अंदर मेष राशि आती है, वहाँ पे शनि वहाँ नीच के हो जाता है। तो आपके इन लॉज से मिलने के बाद आपके प्रोफेशन में, वर्क लाइफ में थोड़ा सा जॉल्ट आ सकता है, या फिर आपके इन लॉज आपसे प्रोफेशन, वर्क लाइफ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भाई वर्क लाइफ के बारे में बताओ, जॉब के बारे में बताओ, प्रोफेशन के बारे में बताओ। ये चीज़ परेशानी में रहेगी। मदर इन लॉ को कुछ हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। मदर इन लॉ की स्थिति जो है थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। एग्रेसिव होंगी कन्फर्म है, थोड़ी सी मैस्कुलाइन होंगी ये भी कन्फर्म है, लेकिन कमज़ोर स्थिति है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति अंदर से नहीं है। और बात आती है फादर इन लॉ की, तो वो मुझे ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं, उनमें बैलेंस भी है। तो बातचीत करें तो फादर इन लॉ से करें, उससे कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आ सकता है। एंड आई थिंक रेमेडीज़ में या फिर व्यवस्थाओं में यह राशि जो है अच्छी है, और इसका नकारात्मक प्रभाव मैरिज क्षेत्र पे नहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो पॉइंटों में आई थिंक आपको काफ़ी पॉइंट यहाँ पे क्लियर अप हुए होंगे। सौम्यता है तो कोई डरने की बात नहीं, क्रूर राशि है तो थोड़ा सा एक फियर तो है, इनहेरेंट फियर है, लेकिन ये एक तरह का रिजल्ट है। हो सकता है आपको बहुत कुछ फ्रॉम दिस मैरिज प्राप्त हो जाए, ये हो सकता है, ये यहाँ पे क्वाइट पॉसिबल है। कर्क लगन में होता भी है, बट चंद्रमा जनरली उसको अपने इन लॉज एक श्राप की तरह दिखाई देते हैं। तो ये चंद्रमा के साथ जनरल समस्या है, ये कोई आपके चार्ट स्पेसिफिक समस्या नहीं है। अगर हम बात करें सिंह की, कि सिंह में क्या हो सकता है, तो सिंह में अष्टम भाव कैसा है? भाई राशि कौन सी है? मीन राशि है।
सप्तम भाव में कुंभ है, कुंभ सप्तम में, अष्टम में मीन। मतलब आपका पर्सन जो है, आपका स्पाउस, वो आपके इन-लॉज के प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, बहुत ज़्यादा उनके कहे की बात नहीं मानता है, बहुत ज़्यादा उनके कहे में नहीं है। हाँ, अगर शनि महाराज अष्टम भाव में बैठे हैं तो आप कह सकते हैं ठीक है यार, ये उनकी बातों को मानता है, लेकिन इस तरफ से मुझे नहीं दिखाई देता कि आपके इन-लॉज जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट करते हैं आपकी मैरिज लाइफ में। हाँ, अगर आपका पर्सन उनकी बात मानता है, आपका शनि अष्टम भाव में है, अष्टम भाव को देख रहा है, तो बात थोड़ी सी अलग है, नहीं तो चीज़ें यहाँ पे सेटअप है। मीन राशि सबसे ज़्यादा सौम्य है, सौम्य में भी मीन राशि सबसे ज़्यादा सौम्य है, और इस राशि में शुक्र बहुत मजबूत हो जाते हैं, बुध अच्छे नहीं वर्क करते हैं। इसका मतलब है कि या तो आपके इन-लॉज ऐसे हैं जिनको किसी बिजनेस में झटका लगा है, बिजनेस में चीटिंग हुई है, कोई उनका पैसा लेके चला गया है, उनका बिजनेस फ्लरिश नहीं कर पा रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा है, ये उनकी समस्याएं हैं वर्क लाइफ की। या फिर हो सकता है बैंकिंग इंस्टीट्यूट में आपको देखने को मिल गए, कॉरपोरेट कल्चर में जॉब करते हैं, तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओवरऑल इन-लॉज के अंदर सौम्यता है, उनके अंदर एक सौम्यपन है, वो आपको कोई परेशान करने वाली व्यवस्था को नहीं अप्रोच लगा के बैठे हैं। और अगर आपका उनके साथ संबंध अच्छा बैठ जाता है तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि एज अ पर्सन यू आर सिंह सूर्य, एज अ पर्सन दे आर मीन जुपिटर। सूर्य और जुपिटर सूर्य का क्या है, मिनिस्टर है। तो मिनिस्टर का मतलब है कि वो आपको एडवाइस कर सकते हैं, बात बात पे एडवाइस करेंगे। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो अच्छी तरह उसको ले गया तो ठीक है, नहीं तो फिर समस्याएं हैं, क्योंकि वो एडवाइस करते रहेंगे, नहीं मानेंगे, किसी कीमत पे नहीं मानेंगे। एडवाइजिंग का रोल उन्होंने धारण कर लिया है, अपने आप को जुपिटर समझते हैं। यहाँ पे बुध नीच का होता है तो उनकी बुद्धि भी थोड़ी आपको लगेगी कि यार कमज़ोर है, एक तो बुद्धि कमज़ोर है, ऊपर से एडवाइस दे रहा है, ये वहाँ पे दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा कोई टॉक्सिक, कोई चैलेंज, कोई फाइट एंड ऑल, वो मैं यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं मानता हूँ, वो ठीक स्थिति है, उसमें कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। और ये अष्टम भाव का जो अधिपति है जुपिटर, ये कुंडली में जहाँ पे बैठा हुआ है, वैसी ही बातें आपके जीवन के अंदर रिफ्लेक्ट होंगी। अब उसके बारे में भी हम समझेंगे कि किस हाउस में बैठ के ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, किस हाउस से कहाँ से इन-लॉज आ सकते हैं, क्या प्रपोजल आएगा या मैं दूंगा, वो सब बातें हम करेंगे। लेकिन मूल ये है कि जीवन पे डेंजर ना आए, जीवन सुरक्षित रहे। और अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो भाई यहाँ पे बुद्धि मत लगाना इन-लॉज के साथ, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनको आप बुद्धि से कुछ नहीं समझा सकते। वहाँ डिवोशन ही काम करेगा, डिवोशन ही काम करेगा, डिवोशन ही काम करेगा। ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका मन सौम्य है, मन साफ है, और घर में स्त्री पक्ष की संख्या अधिक है, स्त्रियां अधिक है, फीमेल्स अधिक हैं, लड़कियां अधिक हैं, ये हो सकता है। और यहाँ पे इनका जो हाउस है, इसमें आपको प्रोमिनेंट रूप से मैं तो ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो घर के आसपास कोई ना कोई खेलने का पार्क या खेलने का गार्डन जो है वो मिल सकता है। तो ये भी एक प्रोमिनेंट चीज़ है, और एक सभ्य परिवार, सभ्य व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है, अगर और प्लैनेट्स जो हैं सपोर्ट करें। अब अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा और कोई बेकार प्लैनेट देख रहा है तो चीज़ें बदलेंगी। जैसे राहु यहाँ आके बैठ गया साहब, तो फिर इल्यूजन आ जाएगा, कन्फ्यूज़न आ जाएगा, तो वो आई थिंक काउंटेड है, उसको आप काउंटेड की तरह ही देखिएगा। अगर हम बात करें फॉर कन्या लग्न, देखिए गाइस, कन्या लग्न के लिए अष्टम भाव में कौन सी राशि आती है, मेष राशि आती है। मेष राशि के स्वामी है मंगल, और कन्या लग्न के स्वामी कौन है, बुध है। तो आप हैं बुध और सामने वाली पार्टी है मंगल। बुध और मंगल में क्या चीज़ समान है, मंगल एक ऐसे प्लैनेट है जो कि रीजनिंग में मानते हैं, लॉजिक्स के अंदर मानते हैं, और बुध भी ऐसे प्लैनेट है जो कि लॉजिकल रीजनिंग करना चाहते हैं। तो दोनों को समान बनाता है उनकी रीजनिंग पावर, उनकी बुद्धि, चीज़ों को पहले परीक्षण करना, पहले साइंटिफिक अप्रोच रखना, फिर चीज़ों को एक्सेप्ट करना। ये एक अच्छा एनवायरनमेंट है जो आपको आपके इन-लॉज की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, और हो सकता है तो वहाँ पे बातचीत करना एंड ऑल थोड़ा ईजी अप हो सकता है, क्योंकि बातचीत करने के टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हैं। दूसरी बात आती है मेष लगन को या मेष राशि को देख के पर्सन थोड़ा भयभीत होता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल की ऊर्जाएं प्रचंड रूप से बाहर निकलती है। और अगर ये ऊर्जाएं सही तरफ चल रही हैं, मीन्स आपके इन-लॉज ऐसे हैं जिनके घर में संतान में लड़के बहुत ज़्यादा हैं, सारे के सारे लड़के जो हैं, बॉयज़ जो हैं, वो अपने कामों के अंदर लगे हुए हैं, उनको वास्तविक कार्य मिल चुका है, वो बेरोजगार नहीं है, उनके पास कोई ना कोई काम है, काम करते रहते हैं, तो ऊर्जा बहुत सही है। और अगर वहाँ पे उनको ऊर्जा निकालने का कोई माध्यम नहीं मिल रहा, कोई साधन नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर वहाँ से ऊर्जा नहीं निकलेगी तो वो ऊर्जा पंप अप होगी और आपकी मैरिज लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है। तो अगर वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो कि बिजी हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, तो चीज़ें बहुत ठीक है। क्योंकि मेष में एक नक्षत्र आता है अश्विनी, इस राशि से डरना नहीं चाहिए। इस राशि को अगर सही तरह से चैनलाइज कर लिया जाए तो इस राशि में केतु की ऊर्जाएं होती हैं जो कि इसे थोड़ी आइसोलेटेड, ओरिएंटेड बना देती हैं। तो ये अलग रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कि अपने काम में लगे रहते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं देंगे। लेकिन अगर ये लोग फ्री हैं
इनके पास कोई काम नहीं है, तो वहाँ से निकल जाइएगा, बच जाइएगा, तब वहाँ से दूर हो जाना चाहिए। थर्ड थिंग अबाउट मेष में सूर्य प्रबल होते हैं, तो इन लॉज ऐसे हो सकते हैं जिनका गवर्नमेंट सरकार के साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन था, है या फिर भविष्य में बनेगा। तो सरकारी नौकरियों की तरफ हो सकते हैं, गवर्नमेंट से किसी तरह का फंड आ रहा है, कनेक्टेड है, ये सब कुछ इन लॉज के अंदर देखने को मिल सकता है। सूर्य है तो थोड़ा सा डोमिनेंट असर्टिव तो बनाता ही है पर्सन को, और अगर ऐसे लोग आपको मिल गए जिनके अंदर सूर्य है, साहब ये गवर्नमेंट जॉब में एंड ऑल है, तो फिर क्या होगा, ये आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और बुध जैसे ही एक दूसरे के साथ आते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे एक योग बनता है बुधादित्य, लेकिन सूर्य की वजह से बुध अस्त भी हो जाते हैं, तो ये आपकी पावर को रोक देते हैं। मुझसे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भाई आई एम इन अ रिलेशनशिप, माई इन लॉज द पर्सन फैमिली जो है वो बहुत गवर्नमेंट में कहीं ऊंची पोस्ट पे है, मैं कन्या लगन का पर्सन हूँ, तो मैं कहूँगा भाई उनसे ज़्यादा बातचीत मत करना, अदरवाइज तुम कंबस्ट हो जाओगे, तुम अस्त हो जाओगे, तुम्हारी ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगी, तुम्हारा पर्सन भी तुम्हारी बातों को नहीं मान पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ इस ऊर्जा से बचना चाहिए। अगर ऐसे लोग मिलते हैं जो कि काम कर रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट की जॉब है, क्योंकि होंगे ये मैक्सिमम जॉब की तरफ ही, अगर जॉब में कोई सरकारी ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र नहीं है, तो फिर ये चीज़ें बहुत आपके लिए हेल्प अप कर सकती हैं, ईजी बन सकती हैं। ओवरऑल ये इनका एक बिहेवियर है, ये इनका एक पैटर्न है। घर के आसपास कोई गवर्नमेंट फंडेड स्कूल, कॉलेज कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, या फिर कोई खाली प्लॉट, खाली बिल्कुल रुंड बुंड तरह की कोई ज़मीन देखने को यहाँ मिल सकती है। और अगर कोई खाली प्लॉट एंड ऑल है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प अप हैं आपके लिए, क्योंकि शनि का एक इनहेरेंट सपोर्ट है आपके लिए। कई बार क्या होता है कि यू इन द इन लॉज फैमिली फीलिंग डोमिनेटेड, तो वो यहाँ पर कैसे होगा, जब उनका यूज़ करेंगे वो सूर्य को। तो अगर कोई ऐसा पर्सन देखने को मिलता है जिसके बाल नहीं है, या फिर ऊपर तक यहाँ तक जो है बाल नहीं है, लाइक साफ है इधर से, तो आप क्या मान सकते हैं भाई सूर्य का गहरा प्रभाव है इसके ऊपर, और ये पर्सन मुझे थोड़ा दबा सकता है, मुझे थोड़ा अस्त कर सकता है, कंबस्ट करा सकता है। तो पॉजिटिव साइड क्या हुई, नेगेटिव साइड हुई, दोनों हमने कवर अप करी हैं। कैसा प्लैनेट बैठा हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा बातें पता लगती हैं। अच्छी बात यह है कि इन लॉज का प्रभाव क्षेत्र आपके स्पाउस के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा नहीं देखने को मिलेगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। फिर भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपकी अलाइनमेंट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो हम बना देंगे। अगर यहाँ पे तुला लगन है तो देखिए, तुला लगन के 8th हाउस में कौन सी राशि आएगी, उस राशि का नाम है टॉरस, वृषभ। एलिमेंट दोनों के सेम है, एक है शुक्र, दूसरा भी है शुक्र, तो प्लैनेट वाइज दोनों में अच्छा कनेक्शन है, प्लैनेट वाइज दोनों में अच्छी युति है, अच्छा संबंध है। तो कुछ नया नहीं देखने को मिला, एकदम से वो आश्चर्य जो होता है ना कि साहब एकदम से मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला है। आप भी शुक्र है, वहाँ पे भी शुक्र है, लेकिन दोनों की व्यवस्थाएं थोड़ी अलग हैं। उनका शुक्र ऑल अबाउट स्थिर तत्व है, आपका शुक्र ऑल अबाउट वायु तत्व है। वायु में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वायु के अंदर एक्सपेंस होता है, एक्सपेंशन करने की इच्छा होती है कि भाई हम तो बड़ा बनेंगे, और टॉरस में स्थिरता होती है। तो आपके इन लॉज ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर थोड़ी सी स्थिरता है, जो आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन ओरिएंटेड अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं करते, वो पसंद नहीं करते हो, और हमेशा डिस्प्यूट का रीज़न यही बनेगा। आपकी इच्छा है कि 1 से 2 चीज़ें मेरे पास हों, 3 चीज़ें मेरे पास हों, 4 चीज़ें मेरे पास हों, उनकी इच्छा है कि नहीं भाई तुम कंट्रोल में रहो। अब कोई ऐसी फीमेल है जो कहे कि भाई एक से दूसरा घर मेरे पास हो, तो आपके इन लॉज उसे कैसे देखेंगे, नहीं यार ये घर से सेपरेट होना चाहती है, ये कोई नया घर लेना चाहती है, ये हमसे दूर जाना चाहती है। यू आर समवन जो कि सोच रहा है नहीं मुझे पैसा बनाना है, दे आर समवन जो स्थिर हैं, तो वो एक के बाद दूसरे की तरफ नहीं जा पाते, ये एक समस्या बन गई। तो ये इस तरह से समस्याएं यहाँ पे डेवलप होती हैं, इस तरह से पर्सनालिटीज़ वहाँ पे फ्रेम अप हो जाती हैं। इनकी पर्सनालिटी में स्थिर तत्व है, इनकी पर्सनालिटी के अंदर शुक्र तत्व है, शुक्र तत्व विद्यमान है, तो वो दिखाई देगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो दिखाई ना दे, और जब वो दिखाई देगा तो स्थिरता दिखाई देगी। ऐसे लोग दिखाई देंगे जो आपसे कहेंगे नहीं भाई एक चीज़ है वो बहुत है, तुम्हें 2 क्यों चाहिए, 3 क्यों चाहिए, ये एक प्रॉब्लम की पॉइंट है। आप और इनमें मुझे लगता है एक समानता है, एक बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं है, बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है, लेकिन हाँ आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, उनका थोड़ा सा रुकाव है वहाँ पे। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको जॉब करनी है, मतलब फीमेल हैं और जॉब करना चाहती हैं, आफ्टर मैरिज कुछ करना चाहते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि आपके इन लॉज ऐसे हैं जो थोड़ा सा चीज़ों को दबाते हैं। वो कहते हैं नहीं यार कोई आवश्यकता नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। और आपके इन लॉज को आपसे क्या मिल सकता है, या आपके इन लॉज के पक्ष में कौन डोमिनेंट हो सकता है, विद देयर आई फील कि डोमिनेंट कोई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ऐसे कोई डोमिनेंट बन के यहाँ नहीं निकला है, लेकिन हाँ एक अप्रोच ऐसी है कि आपके इन लॉज को भी उनके जो इन लॉज थे वो बड़े बेकार मिले थे। तो हो सकता है वो थोड़े लिबरल हो गए हों, थोड़ा चेंज आ गया हो, लेकिन पूर्ण जो चेंज होता है वो अभी भी नहीं देखने को मिलेगा। ओवर पॉसेसिव एनर्जीज देखने को मिलेंगी, ओवर ममता देखने को मिलेगी, सब कुछ को कंट्रोल करना चाहेंगे, पॉसेसिव हो जाएंगे, आपको बाहर नहीं जाने देंगे।
ये दिक्कतें हैं। और अगर कोई मेल है तो अच्छी अलाइनमेंट है, बट मेल के साथ समस्या क्या है कि एक से अधिक रिलेशंस हो गए, या फिर आप कहेंगे कि आपको विदेश जाना है साहब काम के लिए, तो एक तरह का रिजेक्शन सा इन लॉज की तरफ से आ सकता है और आपके इन लॉज आपके पर्सन को प्रभावित कर सकते हैं। ये हो सकता है क्योंकि मंगल और शुक्र में एक तरह का अट्रैक्शन होता है। नाउ योर 7th हाउस फॉर लिब्रा लग्न, 7th हाउस में कौन सी राशि है? मेष है। स्वामी कौन हुआ? मंगल। अष्टम में शुक्र, मंगल और शुक्र में अट्रैक्शन है। तो यू आर अट्रैक्टिंग योर स्पाउस, बट योर फैमिली, सॉरी, योर इन लॉज ऑल्सो अट्रैक्टिंग योर स्पाउस। तो वहाँ पे समस्या जो है वो स्पाउस को ज़्यादा देखने को मिलती है रादर देन यू। तो ये एक पॉइंट है जिसका हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए। अगर बात आती है स्कॉर्पियो की, तो स्कॉर्पियो के लिए 7th हाउस में क्या है? स्कॉर्पियो के लिए 7th हाउस में है मिथुन। मिथुन की ऊर्जाएं। मिथुन एक ऐसी राशि है जो बुध से कंट्रोल्ड है। नाउ यू आर द पर्सन जो कि स्कॉर्पियो, मंगल, दे आर द पर्सन जो कि बुध है। दोनों में कैसा संबंध है? मैं अच्छा संबंध मानता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए मंगल भी एक लॉजिकल प्लैनेट है और बुध भी एक लॉजिकल प्लैनेट है, तो दोनों में तर्क है, दोनों में लॉजिकल क्वेश्चनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, तो इनसे एक दूसरे से बातचीत की जा सकती है। लेकिन मंगल की अप्रोच टुवर्ड बुध एक मेलेफिक अप्रोच है, तो एक तरह की इनहेरेंट होती है ना, पर्सन को अंदर से लगता है यार ये इंसान खराब है, चाहे वो पर्सन अच्छा हो, दूसरे लोग उसको अच्छा कहेंगे लेकिन आप उसको हो सकता है खराब कह दो। ये यहाँ पे क्वाइट पॉसिबल है, इसका ध्यान रखना चाहिए। बुध का मंगल के साथ मैं संबंध आपको बता दिया किस ट्यून इन पे मानता हूँ। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा आई थिंक ये जो मंगल बुध की ऊर्जाएं हैं इन योर 8th हाउस, ये बुध उच्च का कहाँ पे होता है? भाई आपकी कुंडली, आपकी ताकत, आपकी दुनिया में क्या ऐसी चीज़ है जो आपके इन लॉज को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है? ये क्या बदलता है जैसे आप इन लॉज से मिलते हो? क्या चेंज हो जाता है? आप देखेंगे बुध ये कहाँ पे उच्च का होता है? आपकी कुंडली के अंदर आपके 5th हाउस में नीच का होता है, और आपके 11th हाउस के अंदर ये उच्च का होता है। तो 11th हाउस में उच्च का होता है, इसका मतलब है कि आपके इन लॉज की कहीं ना कहीं नज़र आपके एसेट्स के ऊपर है, आपके पैसे के ऊपर है, आपके दोस्तों के ऊपर है। और पॉजिटिव में अगर हम जाएं कि भाई कोई रिलेशनशिप वाला पर्सन है, वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन अबाउट द फैमिली, तो आप क्या कहोगे? यार देखो तुम्हारे जो इन लॉज है ना, उनकी नज़र तुम्हारे पैसे पे है, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट पे है, तुम्हारे दोस्तों पे है। और जितना अच्छा फ्रेंड सर्कल रखोगे उतना बेस्ट है। अगर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल ख़राब है तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, सीधी सी बात हो गई। भाग्य उदय हो सकता है आफ्टर मैरिज। क्यों? क्योंकि अष्टम का स्वामी उच्च का होता है आपके 11th हाउस में। इसका मतलब है कि इन लॉज से अगर कोई पैसे का सपोर्ट मिलता है और आप उसको लिए के कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई स्टार्टअप डालते हो, तो आपको उससे ग्रोथ हो सकती है। और वहीं पंचम भाव में ये नीच का होता है बुध, तो पंचम भाव आपके एजुकेशन को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है और संतान पक्ष को दिखाता है। इन दोनों तीनों चीज़ों से हमें समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। तो कहाँ से हमें बचना चाहिए, कहाँ की तरफ हमें चलना चाहिए, आई थिंक सो ये आपको पता होना चाहिए। जब ये आपको पता होगा, जिस तरफ आप मूव करोगे, तो चीज़ें आपके कंट्रोल में आ सकती हैं एंड चीज़ें सपोर्टिव हो सकती हैं। तो हमारे पास अप्रोच हो गई कि कैसे बुध मंगल के साथ कनेक्शन बिल्डअप कर रहा है। ओवरऑल गाइज, मिथुन एक ऐसी राशि है जो कि कम्युनिकेशन करना चाहती है, बट काफ़ी ज़्यादा आपको इसके अंदर स्वार्थ देखने को मिलेगा। तो आप ये तो मान के चलिए कि थोड़ा स्वार्थी एलिमेंट देखने को मिलता है। मतलब मैं बहुत पॉजिटिव बताते हुए भी ये ज़रूर कहूँगा कि ये हमें एक्सेप्ट करके चलना चाहिए, इसे हम दरकिनार करके नहीं चल सकते। सो दिस इज़ फॉर स्कॉर्पियो लग्न। ओके, फॉर धनु लग्न देखिएगा, इस धनु लग्न के लिए अष्टम भाव में कौन सी राशि आती है? कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा कैसे प्लैनेट है? सौम्य प्लैनेट है। ये राशि कैसी है? सौम्य राशि है। तो इसके अंदर से सौम्यता निकल के आएगी। कहीं ना कहीं इन लॉज के अंदर कॉस्मिक मदर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और वो ऐसे होंगे जो कि हर बार हर समय आप कहिए कि हर समय उनके अंदर से वो मदर नेचर देखने को मिलता है कि भाई छोटी छोटी बातों पे भी आपको गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं ये करो वो करो, ऐसे चीज़ों को करो, वैसे चीज़ों को करो, और आपको उनके अंदर से वो मदर टच देखने को मिलता है। कई बार ये मदर टच पॉसेसिव हो जाता है एक्सट्रीमली, और कई बार ये मदर टच ऐसा होता है जो कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ कोई मारपीट नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक्सट्रीम का किसी पर्सन का पॉसेसिव हो जाना, एक्सट्रीम का किसी पर्सन का वो इमोशनल रुख अपना लेना, वो थोड़ा सा कई बार क्रीपी लगने लगता है। यार ये इतना क्रीपी पर्सन क्यों है? क्योंकि आप एट द एंड जुपिटर हो और ये एट द एंड प्लैनेट मून है। जुपिटर और चंद्रमा अगर मिल जाएं तो गज केसरी राजयोग लग जाता है। इसका मतलब है आप अगर अपने इंडोज के साथ अच्छा संबंध बना लो और वो आपके साथ अगर अच्छा संबंध बना ले तो हजारों समस्या आपके जीवन की खत्म हो जाए। और अगर इन दोनों में विरोध हो गया, जैसा कि होता है, तारा जो है जुपिटर की पत्नी, उनको
चंद्रमा उनके साथ संबंध बना लेते हैं, तो फिर चंद्रमा को और तारा को दोनों को किसी श्राप का सामना करना पड़ता है। ये एक नकारात्मक ऊर्जा है। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों में विरोध हो गया तो जीवन एक श्राप जैसा बन जाएगा। उसके बाद फिर लाइफ में कोई और चीज़ जो है मायने नहीं रखेगी। तो मैं कहूँगा इन लॉज से संबंध जो है वो ज़्यादा बेटर रखने चाहिए रादर देन द पर्सन के साथ आप संबंध कैसे भी रखो टिक जाएगा, झिल जाएगा। लेकिन अगर आपके संबंध आपके इन लॉज के साथ बिगड़ गए तो चीज़ें बड़ी टॉक्सिक हो जाएंगी। कॉज योर इन लॉज आर समवन जो कि अपने जिसके बच्चे के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि वो कॉस्मिक मदर जैसे हैं। तो या तो ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर ममता बहुत ज़्यादा है, बच्चा उनकी तरफ दिन भर भगता रहता है, या ऐसे हो सकते हैं जो हर समय आपको गाइड करते रहते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर चीज़ों को बताते रहते हैं, या ऐसे हो सकते हैं जिनके घर में स्त्रियों की संख्या बहुत है, लड़कियां बहुत ज़्यादा है। मदर इन लॉ क्वाइट डोमिनेंट दिखाई दे सकती है और हेल्दी दिखाई दे सकती है यहाँ पे, और असर्टिव होगी ये कहा जा सकता है। फादर इन लॉ की स्थिति मैं नहीं मानता इतनी मजबूत बाहर निकलेगी, लेकिन हाँ मदर इन लॉ के बारे में कहा जा सकता है कि थोड़ी मजबूत पर्सनालिटी है और थोड़ा सा बिजनेस की अप्रोच या कोई वर्क में अगर कोई बिजनेस है या कोई काम करने की अप्रोच है तो ये हो सकती है परिवार में कि किसी तरह का बिजनेस करा हो, और वो भी हेल्थ से, हीलिंग से, वेलनेस सेंटर, मेडिकल एंड ऑल, आप समझ सकते हैं कर्क राशि की वाइब्रेशन से वो लिंक्ड हो, ऐसा कुछ हो सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकते हैं इन लॉज के घर पे, और हो सकता है कि यहाँ पर जो इन लॉज आपके हैं उनमें फादर इन लॉ थोड़े से स्वीट एंड सॉफ्ट निकल के आए और मदर इन लॉ थोड़ी सी स्ट्रांग और डोमिनेंट निकल के आए। तो उनके साथ आपका संबंध ही आपके मैरिज के भविष्य को बताता है, वही बताता है मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी। एक्सट्रीम पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न की, कैप्रिकॉर्न लग्न के लिए क्या हो सकता है? देखिए अष्टम भाव में राशि कौन सी आई है? अष्टम भाव के अंदर है सिंह, लियो। अब कैप्रिकॉर्न और सिंह क्या राशियों का संबंध है? सिंह थोड़ी सी क्रूर राशि आप मानेंगे इस बात को, लेकिन कैप्रिकॉर्न शनि से कंट्रोल्ड है, सिंह जो है सूर्य से कंट्रोल्ड है। दोनों के अंदर एक विरोध तो है, शनि और सूर्य के अंदर एक विरोध है, इन्नेट नेचर इन दोनों का एक दूसरे के साथ नहीं मैचअप करता है, लेकिन दोनों के अंदर पारिवारिक संबंध है। भाई शनि अंततः सूर्य के सूर्य के पुत्री तो हैं, तो दोनों के अंदर एक पारिवारिक संबंध है। इसका मतलब हो सकता है कि कई केसेस में आपको जो इन लॉज हैं वो परिवार के ही किसी संबंध से प्रभावित देखने को मिलेंगे। बहुत चार्ट्स देखे हैं मैंने कैप्रिकॉर्न के जिसमें परिवार की तरफ से ही कोई ना कोई संबंध जो है पर्सन के साथ आ गया, या कई बार तो ऐसा हुआ मैट्रिमोनियल से मिले और उसके बाद पता लगा कि पारिवारिक संबंध थे, किसी रिश्तेदार के थ्रू कोई पहचान थी, ऐसा पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वैलिड है। सेकंड बात क्या है? सिंह राशि थोड़ी डोमिनेंट राशि है, तो वो राजा जैसी राशि है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि भाई राजा तत्व है आपके इन लॉज के अंदर, राजसिक तत्व है। वो चाहते हैं कैसे चीज़ों को डोमिनेट करा जाए, कैसे चीज़ों को कंट्रोल करा जाए, कैसे चीज़ों को गाइड करा जाए। तो उनका वो जो गाइडिंग रोल है और जो कंट्रोलर का रोल है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसमें कोई फॉरवर्ड यहाँ पे है ही नहीं, उसको हम हटा नहीं सकते। उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते नहीं भाई इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे, वो यहाँ पे एक्सेप्टेड एक पॉइंट है, एक फैक्ट है। थर्ड थिंग क्या हो सकती है? सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो खुद पे विश्वास करता है सबसे ज़्यादा, तो ये ऐसे लोग हैं जो स्वयं के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, और अगर प्रपोजल आता है इनकी तरफ से, जिसके चांसेस मैं थोड़ा कम मानता हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से प्रपोजल जाए, और अगर इनकी तरफ से आता है तो फिर आप बातों को थोड़ा फाइनलाइज समझिएगा, क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं जो उनको ना सुनने की, ना कहने की एंड ऑल ये आदतें हों। ये स्ट्रिक्ट लोग हैं, डिसिप्लिन लोग हैं, जानते हैं क्या किस समय कर रहे हैं। ये आदत है सूर्य की। इस हाउस के अंदर कोई प्लैनेट उच्च का नहीं होगा, कोई प्लैनेट यहाँ पे नीच का नहीं होगा, लेकिन यहाँ से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड होंगे कौन प्लैनेट्स? यहाँ से अच्छी तरह कनेक्टेड होंगे, आप कह सकते हैं कि यहाँ से अच्छी तरह प्लैनेट मून कनेक्टेड हो सकता है, बुध कनेक्टेड हो सकते हैं। तो मैं सौम्यता मानता हूँ, कोई ऐसा नहीं मानता फियर कि यहाँ पे कोई फियर है, लेकिन एक बात मैं इसमें ज़रूर देखता हूँ कि भाई सूर्य, इसको दो विशेष आदतें हैं। एक तो ये ग्रहों को कंबस्ट कर देता है, दूसरा ये ग्रहों को रेट्रो कर देता है। तो जब ये कंबस्ट करता है तो ये क्या करता है कि आपका अस्तित्व छीन लेता है। तो बहुत ज़्यादा इन-लॉज के पास आना और उनसे दूर जाना अस्तित्व को ख़त्म कर सकता है, या फिर वो आपको डिलेमा और कन्फ्यूज़न में डाल सकता है। तो इन-लॉज के साथ संबंध अच्छे से अच्छे बनाएं, और हो सके तो किसी टेम्पल में पूजा पाठ करें। अगर उनके साथ संबंधों में कोई दिक्कत है तो एक उपाय है कि टेम्पल में पूजा पाठ करने से चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी। और कुंभ लग्न, देखिए गाइस, कुंभ लग्न के लिए अष्टम भाव के अंदर जो राशि आती है उसका नाम है कन्या। कन्या के अंदर बुध की ऊर्जाएं हैं, कुंभ के अंदर शनि की ऊर्जाएं हैं। शनि और बुध में कोई विरोध नहीं है, इनके अंदर कोई अंतर विरोध नहीं है, दोनों एक ही प्लैनेट को, एक ही कैंप को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर बुध से जब शनि का संबंध बनता है तो वो एक अच्छा संबंध हो सकता है। आफ्टर मीटिंग योर स्पाउस, उनकी फैमिली, आपके वर्क लाइफ में, प्रोफेशन में ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। जॉब प्लस बिजनेस का कनेक्शन देखने को मिल सकता है। मैरिज के अराउंड या उसके बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है, क्योंकि आपके इन लॉज की जो अप्रोच है ना वो क्रिटिकल थिंकिंग की है।
वो हर चीज़ को क्रिटिकली थिंक करते हैं, ऑब्जेक्टिवली थिंक करते हैं। वो देखते हैं कि भाई छोटी छोटी समस्या क्या है चीज़ों के अंदर, क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ ख़राब है, इन सब चीज़ों का वो अध्ययन करते हैं और वो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ कैसे वर्कआउट कर रही है। सो इफ़ यू फील कि मेरे जीवन में कोई समस्या है तो आप इसका समाधान आपके इन लॉज से मिलने के बाद कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग जब होगी तो वो हर चीज़ में कमियाँ निकालेंगे। और कई बार ये समस्या आ जाती है, कोई फीमेल है उसके साथ यही समस्या है कि साहब जो इन लॉज हैं वो मेरे हर काम में मीन मेक निकालते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ निकालते रहते हैं। कुंभ की ऊर्जा कन्या की ऊर्जाओं से इसी तरह टकराती है, और अगर इन दोनों में समावेश हो गया, कनेक्शन बन गया, तो फिर ये एक दूसरे के साथ मिलके काफ़ी मजबूत राजयोगों को बना सकते हैं। क्योंकि जो आपकी सबसे बड़ी समस्या थी क्रिटिकल थिंकिंग करना, किसी का जो आपके टिप्पणी करता रहता है आपके ऊपर, वो केवल और केवल अष्टम भाव में है। अगर वो आपके अनुकूल हो जाए तो कोई और ऐसा पर्सन नहीं है जो कि आपके अनुकूल आपके ऊपर इस तरह की ऊर्जाओं को चलाएगा या छोड़ेगा। तो यहाँ पे ये माना जा सकता है कि उनके साथ अगर संबंध बेटर है तो चीज़ें हमारे अनुकूल बन सकती हैं। और अगर संबंधों में दिक्कत है तो फिर आप ये समझिए कि जहाँ पे भी मिलोगे वहीं पे वो कुछ ना कुछ टिप्पणी करेंगे आपके ऊपर। तो ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करें जिनके घर में एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं। ज़्यादा अगर वहाँ कॉम्पिटिशन रहा तो आपकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि आपको हर बार जज करा जाएगा, हर बार बताया जाएगा नहीं ये इसके पास ये है, इसके पास ये है, तुम्हारे पास ये नहीं है। ये दिक्कत आती है। थर्ड थिंग क्या हो सकती है, क्योंकि कन्या है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्टिकुलर राशि किसी तरह के कंपटीशन को दिखाती है। तो आपकी जो इन लॉज हैं उन्होंने कंपटीशन से फाइट करके, कंपटीशनों से जूझ के बहुत कुछ अपने जीवन में बिल्ड करा है, और जो भी बिल्ड करा है उन्होंने खुद के दम पे करा है। किसी और पर्सन से सपोर्ट उनको मिला हो इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता। आई थिंक सो कि उन्होंने खुद के दम पे चीज़ों को बिल्डअप करा है। घर के आसपास या तो कोई टेम्पल देखने को मिल सकता है, कोई गार्डन देखने को मिल सकता है, या कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है जिसमें व्यापार होता हो, क्योंकि ये व्यापार की राशि है, व्यापार तत्व है यहाँ पे। और वो व्यापार आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये जो है संबंधों को भी एज अ व्यापार लेते हैं। ये नहीं बदल सकता, इसको अगर आप कोई चेंज करना चाहे नहीं गाइस, ये वो बात है जो चेंज नहीं की जा सकती। कौन ज़्यादा डोमिनेंट हो सकता है? आई थिंक सो कि यहाँ पर प्लैनेट बुध, स्कॉर्पियो इधर है, और 4th हाउस के अंदर कौन सी राशि फॉलोअप करेगी इज़ द टॉरस। तो टॉरस और बुध का संबंध भी अच्छा है, स्कॉर्पियो के साथ भी उनका संबंध अच्छा है, तो चीज़ें ठीक है। लेकिन आपके जो इन लॉज हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा, स्पेशली फादर इन लॉ से, उनका जो इन लॉज का पक्ष रहा होगा, सास ससुराल का जो पक्ष रहा होगा वो बड़ा टॉक्सिक रहा होगा, और उन्होंने वहाँ से श्राप महसूस करा है, श्राप लगा है उनको। तो वो चीज़ आपके साथ रिपीट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके इन लॉज खुद उस चीज़ से भुगत चुके हैं। हो सकता है कहीं बाहर से आके कहीं दूसरी जगह तीसरी जगह घर बना के रह रहे हों, ये सब कुछ यहाँ देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें मीन लगन की, तो मीन लगन के अंदर अष्टम भाव में कौन आता है? मीन लगन के अंदर अष्टम भाव में आता है तुला। तुला कैसी राशि है? तुला बैलेंस की राशि है, क्रूर तत्व में मानी गई है। शनि इस राशि में उच्च के होते हैं, सूर्य यहाँ पे पावर को खो देता है। अब आप कौन है? नाम आपका कोई भी हो एस्ट्रोलॉजर की नज़र में, आपकी लगन है मीन, आप जुपिटर है, और यहाँ पे है कौन? तुला, शुक्र। जुपिटर और शुक्र का संबंध बड़ा अच्छा संबंध है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों ही टीचर हैं, दोनों अपने अपने वर्क के मास्टर हैं। तो इसका मतलब है आपके इन लॉज ऐसे हो सकते हैं जो कि जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब वो भी अपने कार्य के मास्टर हैं, धुरंधर हैं। और जैसे ही आप अपने स्पाउस की तरफ जाते हो, मैरिज की तरफ मूव करते हो, एक तरह का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा आफ्टर द मैरिज, क्योंकि आपका जो पर्सन है, आपका जो स्पाउस है, वो ऐसा हो सकता है जो कि हमेशा अपने इन लॉज की बुराई, हमेशा अपने फैमिली की बुराई करे। आपका पर्सन ऐसा हो सकता है जो हमेशा अपनी फैमिली की बुराई करे, लेकिन जब भी कमजोर स्थिति में आए उनका सहयोग ले ले। या ऐसा हो सकता है जो हमेशा उनकी बड़ाई करे, और जब भी वो ऊंची स्थिति में आते हैं, मजबूत होते हैं, वो इसको परेशान कर देते हैं। ये यहाँ पे देखने को मिलेगा कॉज ऑफ अ राजयोग, नीच भंग राजयोग, क्योंकि अष्टम का जो स्वामी है वो शुक्र है, और वो नीच का कहाँ होता है? आपके 7th हाउस में। तो इसका मतलब है संबंध अच्छे नहीं रहे आपके पार्टनर के और इन लॉज के, उनके संबंधों में तनाव रहा है बहुत पहले, और वो तनाव अब रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है मीन लगन जो है रिलेशनशिप में चली जाती है, एंड दे फील लाइक कि आफ्टर व्हेन गोइंग इनटू द रिलेशनशिप, उनके रिलेशन में सबसे बड़ा चेंज उसके पर्सन के साथ हुआ है। उसके साथ चेंज नहीं हुआ, उसके पर्सन में पूरा बदलाव आ गया, वो और डोमिनेंट हो गया और इंडिपेंडेंट हो गया, और वो बुराई करने लग गया अपने परिवार की। ये बहुत बार होता है मीन और कन्या के साथ, ये बहुत होता है। सेकंड क्या हो सकता है कि आफ्टर द मैरिज एकदम से चेंज आता है, आप में नहीं, आपके इन लॉज में नहीं, लेकिन उस पर्सन में जिसके साथ आपकी मैरिज हुई है। वो अपने आप को फ्रीडम में मानता है, इंजॉय करता है जीवन को, और अगर पहले इंजॉय कर रहा था तो अब दब जाता है। कुछ ना कुछ एक विपरीत प्रभाव देखने को यहाँ मिलेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है?
आई थिंक सो कि यहाँ पर तुला आने से ये लोग जो है सर्विस की तरफ ओरिएंटेड हो सकते हैं, जॉब की तरफ ज़्यादा इनका इंक्लाइनेशन दिखाई देता है। सरकार से अच्छे संबंध नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट जॉब में रहे भी हैं तो इनका कोई ना कोई विरोध वहाँ देखने को मिलेगा, और फैमिली में कोई एक डाइवोर्स केस या कुछ ऐसा हो सकता है जो कि इन्होंने फेसअप करा हो। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरह के सूर्य सरकार के द्वंद्व को, सोसाइटी की समस्या को फेसअप करा है। तो इनसे बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, कई बार हम कहते हैं ना, खाए पिए लोग जो हर चीज़ से गुजर चुके हैं, ये कुछ इस तरह के हैं। इसके आगे की जो गाइडेंस है उसके लिए हम एक और नया सेशन करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक अप करिएगा, शेयर अप करिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा कि करिए, और अपने प्लैनेट्स बताइएगा जो इस हाउस में बैठे हैं। उन प्लैनेट्स को हम ज़्यादा तरजीह देंगे, उनको हम कवर अप करते हुए चलेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू।